Hello everyone, welcome to Binary Trees. Today we are here with a new poem of class 10 from First Flight, that is The Trees, which is written by एड्रिन रिच। तो ये जो पोएम है बहुत अच्छी ब्यूटीफुल पोएम है, एक पावरफुल पोएम है जो कि हमें नेचर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताती है एंड इट शोज द नेचर्स फ्रीडम एंड लिबरेशन फ्रॉम द confinement. So before starting with the poem, we will let us know about the poet, that is एड्रिन रिच, जो कि एक अमेरिकन पोएट थी जिन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स एंड पोएम्स एसेज लिखे हैं और इन्होंने अपने पोएम्स ऐसे राइटिंग्स के अंदर एनवायरमेंटल इश्यूज और नेचर्स के राइट के बारे में लिखा है, सोशल जस्टिस के बारे में लिखा है एंड इवन इन्होंने ऐसी ऐसी राइटिंग्स लिखी हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे ये द ट्री पोएम है, ये भी रिफ्लेक्ट करती है कंसर्न फॉर लिबरेशन एंड ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दी ऑपरेशन। तो जब हम ये पोएम को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे पोएट किस चीज के बारे में बताना चाह रही है एंड किन चीजों को किस चीज से कंपेयर कर रही है। Right, so before starting with the poem, let's know the central theme about this poem. Here, she is talking about nature's struggle, or trees here are representing, or you can say, yearning to return to their natural habitat. तो जो trees हैं वो वापस जाना चाहते हैं अपने natural habitat में, and here the trees representation of people seeking liberation. यहाँ पे trees को कंपैरिजन किया गया है वुमेन के साथ एंड हम अभी पोएम में भी पढ़ेंगे कि कैसे ट्रीज का कंपैरिजन किया गया है फीमेल्स के साथ, राइट? And here we are going to learn about the confinement versus instinct, or the conflict between the artificial boundaries and the natural desire, right? सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि बेसिकली पोएम क्या समझाना चाहती है आपको या फिर किस चीज के बारे में बताना चाहती है। तो क्विकली लेट्स स्टार्ट विद द ट्रीज। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. Now here पोएट जो है आपको क्या समझाना चाहते हैं कि जो ट्रीज हैं, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। अभी जो पेड़ हैं वो कहाँ पे हैं? एक घर के अंदर हैं, एक रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज के अंदर हैं, जो कि कोशिश कर रहे हैं बाहर फॉरेस्ट में जाने की। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक सा साउंड हो रहा होगा कि भाई पेड़ घर के अंदर क्या कर रहे हैं, राइट? पेड़ों का तो मतलब ही यही है कि वो फॉरेस्ट के अंदर होते हैं, है ना? तो यहाँ पे पोएट यही आपको समझाना चाहती हैं कि जो जिसका हैबिटेट है वो वहीं पे ही रह सकता है, उसको वहीं पे ही रहना चाहिए, हम किसी की फ्रीडम को छीन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे भी द ट्रीज इनसाइड, तो जो पेड़ अंदर हैं, घर के अंदर, जिनको आपने अंदर बंद करके रखा हुआ है, वो कोशिश कर रहे हैं, कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? फॉरेस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस वजह से फॉरेस्ट जो है अभी तक, इन समय में जब तक पेड़ घर के अंदर थे उस समय में जो पेड़ है या फिर जो फॉरेस्ट है वो क्या है? एम्प्टी है ऑल दीज डेज, राइट? वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहाँ पे कोई बर्ड्स नहीं बैठ सकते थे। अभी जो फॉरेस्ट है वो खाली है, कोई पेड़ नहीं है वहां पे, राइट? अगर पेड़ ही नहीं होगा, अब जो पक्षी होते हैं या फिर बर्ड्स होते हैं उनका घर क्या होता है? ट्रीज होते हैं ना उनका घर, राइट? तो जब पेड़ है ही नहीं तो बर्ड्स बैठेंगे कहाँ पे? तो बर्ड्स बैठ ही नहीं पा रहे हैं। एंड फॉरेस्ट में जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कहाँ पे हाइड करते हैं? वो हाइड करते हैं जो रूट्स होती हैं ट्रीज की, वहां पे हाइड करते हैं, राइट? तो जब आपके पास पेड़ है ही नहीं फॉरेस्ट में तो बर्ड बैठेंगे कहाँ या फिर इंसेक्ट्स जो हैं वो
छुपेंगे कहाँ, वो कहाँ जाके रहेंगे। इवन नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। अब इसका क्या मतलब है कि जो सन के कोई फीट तो होते नहीं है, बट हियर द पोएट वांट्स टू टेल कि जो सनलाइट आती है या सन की रेज आती हैं, वो जब पेड़ों से होते हुए आती हैं तो नीचे जो है वो शैडो फॉर्म होती है, ट्री की शैडो फॉर्म होती है। अब ग्राउंड जो है या फॉरेस्ट जो है वो खाली है, तो इवन जो सन की रेज हैं उनकी भी कोई शैडो नहीं आ रही है। The forest that was empty all these nights will be full of trees by the morning. अब जो पेड़ हैं वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो फॉरेस्ट में आ जाएंगे, अब ये जो फॉरेस्ट इतने दिनों से पूरी रात खाली था, वो अगली मॉर्निंग क्या हो जाएगा, पेड़ों से भर जाएगा। Coming to the next paragraph, all night the root works to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped bow shuffling under the roof like newly discharged patient, half dazed moving to the clinic डोर्स। अब इसका क्या मतलब है कि पूरी रात जो पेड़ों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है बाहर निकलने की, आप खुद सोचो, जो पेड़ हैं, आप जब बाहर निकलने की कोशिश करते हो, आप स्ट्रगल करते हो, हियर द ट्रीज आर रिजेंबलिंग विद द वुमेन्स, कि इतने टाइम से, पहले के टाइम में, अभी तो बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट का टाइम है, ऑल द जेंडर्स आर इक्वली ट्रीटेड एंड हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं किसी भी बेसिस पे। बट अगर हम बहुत पहले की बात करें, 19 सेंचुरी की बात करें या 18 सेंचुरी की बात करें, उस टाइम पे जब वुमेन थी, उनको सिर्फ ऐसे ट्रीट किया जाता था, सिर्फ वो घर में रहने के लिए बनी है, दे आर ओनली देयर टू डू द हाउस होल्ड वर्क एंड टू रेयर बेबीज, दैट्स इट। तो यहाँ पे वो कंपेयर कर रहे हैं ट्रीज को किसके साथ, वुमेन के साथ, एंड कि वुमेन को घर पे ही रहना है। बट अगर हमारी खुद की भी कुछ वुमेन की डिजायर्स हैं, वो बाहर जाना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, राइट, या बाहर मान लो सोशलाइज भी करना चाहती हैं, तो उसके लिए भी उनको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता था, स्ट्रगल करना पड़ता था। तो वो स्ट्रगल दिखाई दे रही है यहाँ पे, ऑल नाइट द रूट्स वर्क। तो जो पूरी रात उन्होंने स्ट्रगल करी है, ये वो स्ट्रगल, वुमेन की स्ट्रगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक। तो जब वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से दीवारों में क्या आ रहे हैं, क्रैक्स आ रहे हैं, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स दी फ्लोर ऑफ दी वरांडा। वरांडा क्या होता है, बेसिकली घर के बाहर का ओपन एरिया या फिर आंगन जो होता है, पहले के घरों में होता था, उसको हम वरांडा बोलते हैं। द लीव्स चेंज टूवर्ड्स द ग्लास, जो लीव्स हैं वो कांच तक या फिर आप कह सकते हो विंडोज की तरफ मूव कर रही हैं, उसकी वजह से विंडोज में भी क्या आ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रैक्स आ रहे हैं। जो छोटी छोटी ट्विग्स हैं और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, छोटी छोटी टहनियां हैं, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। लॉन्ग क्रैम्ड बो शफलिंग अंडर द रूफ, तो इतनी जो लॉन्ग बोज हैं किसकी, ट्री की, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं बाहर निकलने के लिए। जैसे एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट जो होता है, जो हॉस्पिटल से अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है, एक हॉस्पिटल से जो पेशेंट अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है, उसका सिनेरियो आप समझ सकते हो, जो बहुत ज्यादा मेडिकेशन के अंदर था या फिर और बहुत ज्यादा इल था, और एकदम से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा बहुत डेज करेगा यार, राइट, हाफ ड्राउजी होगा, क्योंकि उसको बहुत सारी दवाइयां मिली हैं या फिर उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तो उसकी वजह से क्या है, वो हाफ ड्राउजी है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करके बाहर निकला है, ठीक है, टू द क्लिनिक डोर्स। तो वो अभी बस डोर्स तक पहुंचा ही है, उसने मेहनत ही करी है, एंड ही इज ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ द रूम, और यू कैन से आउट ऑफ द हॉस्पिटल, राइट। Now here is a third paragraph. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of the leaves and lichen still reaches like a voice into the room. तो वो क्या कह रही है पोएट, कि मैं कहाँ पे बैठी हुई हूँ, बाहर, डोर के बाहर बैठी हुई हूँ वरांडा में, और मैं क्या लिख रही हूँ, एक लॉन्ग लेटर लिख रही हूँ, लेकिन मैंने उसमें रेयरली मेंशन किया है, किस बारे में मेंशन किया है,
डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब ट्रीज के डिपार्चर के बारे में मैंने अभी रेयरली ही मेंशन किया है कि जो फॉरेस्ट है वो कहाँ जा रहा है, घर के बाहर जा रहा है। और नाइट कैसी अपीयर हो रही है, बहुत ज्यादा फ्रेश अपीयर हो रही है। होल मून है, मतलब फुल मून नाइट है। स्काई जो है वो बहुत ज्यादा ओपन स्काई है, ठीक है ना, बहुत अच्छा सा फ्रेश सा फील हो रहा है। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि घर में से किसकी स्मेल आ रही है, लीव्स की स्मेल आ रही है और लीचन की स्मेल आ रही है। लीचन क्या होता है, काई जो जम जाती है पेड़ों के ऊपर, भी ग्रीन ग्रीन पैचेस बन जाते हैं, तो उस चीज की स्मेल आ रही है अभी भी, कहाँ से, घर के अंदर से। एंड स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, और अभी भी रूम के अंदर से किसकी आवाज आवाज आ रही है, वही स्ट्रगल की वॉइस आ रही है, उसी उन्हीं ट्रीज की आवाज आ रही है जो बाहर जाने की स्ट्रगल कर रहे थे। My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Wind rush to meet them, the moon is broken like a mirror. Its pieces flashes now in the crown of the tallest oak. तो वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अभी जो है पोएट जो है ये सारा स्ट्रगल जो है वो सुन रही है, तो सारे विस्पर जो हैं उसके कानों में, जो आवाजें हैं उनकी कानों में गूंज रही हैं, जो कि कल तक सब कुछ क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी पेड़ हैं वो बाहर फॉरेस्ट में चले जाएंगे। तो अभी उनको कांच टूटने की, वो स्ट्रगल की जो साउंड है वो आ रही है, जो ट्रीज हैं बाहर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जो विंड है वो आ रही है बाहर से अंदर की तरफ, उनको रिसीव करने के लिए, पेड़ों को रिसीव करने के लिए आ रही है। और ऐसा अपीयर हो रहा है कि जो मून है वो पीसेस में टूट गया हो, इतना ब्यूटीफुल सा अपीयर हो रहा है। और जो पेड़ की शैडो आ रही है, तो पेड़ की शैडो जो है वो ओक ट्री की, टॉलेस्ट ट्री की शैडो जो है वो मून पे आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि मून जो है वो पीसेस में ब्रेक हो गया है, राइट, कि जैसे एक शीशा जो है वो टूट जाता है, पीसेस में टूट जाता है, तो ऐसा अपीयर हो रहा है कि मून भी पीसेस में ब्रेक हो गया है, राइट। So we have completed the entire poem here. Now let's go through the summary of this poem. The trees is all about trees that are confined indoors, such as in pots और glass houses, कि हमने पेड़ों को बंद करके रखा हुआ है ग्लास हाउस के अंदर या फिर पॉट्स के अंदर. The poet describe how these trees are silently and slowly breaking free, moving out into the forest, their natural हैबिटेट, कि कैसे जो पेड़ हैं वो कोशिश कर रहे हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में जाने के लिए, मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. And this movement of trees symbolizes a desire for freedom and a return to one's true self, कि कैसे पेड़ जो हैं वो यहाँ पे ये दर्शा रहे हैं या फिर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनका क्या डिजायर है, वो कैसी फ्रीडम चाहते हैं, और जिस हैबिटेट में, जिस नेचुरल जगह पे वो रहते थे, वो वहीं पे रहना चाहते हैं. Through this vivid imaginary, Adrian Rich portrays the struggle of nature against the artificial control. तो यहाँ पे वो क्या बता रही हैं पोएट हमारी, कि जो स्ट्रगल है किसका, नेचर का, वो किस तरीके का स्ट्रगल है, नेचर का स्ट्रगल है अगेंस्ट दी आर्टिफिशियल कंट्रोल, कि जिस चीज को आप कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन अगर वो उसका नेचर नहीं है कंट्रोल होना, तो वो कंट्रोल नहीं होगी चीज, वो स्ट्रगल करेगी अपनी फ्रीडम के लिए. The trees represent not just plants but also people, especially women, who have been confined by the society. The quiet rebellion of the tree shows how change can happen silently yet powerfully. तो यहाँ पे जो पेड़ हैं वो यही चीज दर्शा रहे हैं कि जो चेंज है वो कैसे हो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन वो कितना ज्यादा powerful है. The poet uses symbolism to highlight the nature cannot be permanently suppressed and freedom is a natural instinct, whether of trees, ideas or the individuals, कि आप किसी भी चीज को कंट्रोल करके नहीं रख सकते हो, चाहे वो ट्रीज हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो, right. तो coming to the literary devices here or the poetic devices, the first is our personification. तो यहाँ पे trees को किसके साथ कंपेयर किया गया है,
ह्यूमन क्वालिटीज के साथ कंपेयर किया गया है, इसीलिए यहाँ पे हमने ट्रीज आर मूविंग आउट को क्या बोला है, ट्रीज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ मूवमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। देन द इमेजिनरी, आप इमेजिन कर रहे हो किसी चीज को, विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ मूनलाइट, ग्लास ब्रेकिंग, रसलिंग ब्रांचेस, राइट, क्रिएट्स द विजुअल सीन। सो वो क्या हो गई हमारी सारी इमेजिनरी। देन मेटाफर, ट्री सिंबलिज्म और सिंबलाइज फ्रीडम, रिबेलियन। तो ट्री की क्या अपनी खुद की फ्रीडम होती है, ठीक है, क्योंकि वुमेन के साथ उसको क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ पे उसको हमने क्या बोल दिया, मेटाफर बोल दिया, क्योंकि हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, फ्रीडम के साथ, रिबेलियन के साथ, एंड द ऑपरेस्ड सीकिंग लिबरेशन फ्रॉम द कन्फाइनमेंट। तो एक चीज को हमने बांध के रखा हुआ है एंड नाउ इट इज गेनिंग इट्स फ्रीडम। Then fourth one is its alliteration, silent scream and smell of leaves creates the musical quality and emphasis. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, alliteration show कर रहे हैं। First is our silent scream, s and s, right? The and smell of leaves. तो किसी चीज की क्या है, smell है किसकी, leaves की। Got it? Coming to our important question and answers of this poem, first find in the first stanza three things that cannot happen in a treeless forest. तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बिना पेड़ के नहीं हो सकती, बर्ड्स नहीं बैठ सकती, इंसेक्ट्स नहीं छुप सकते, और सन कैन नॉट bury its feet in its shadow, right? These are the three things which cannot occur without the trees in the forest. Then what picture do these words creates in your mind? Sun bury its feet in shadow. What could the poet mean by the sun's feet? तो sun's feet, sun के तो पैर नहीं होते, तो यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं poet? तो this phrase creates an imagine, or you can say image of sunlight filtering through trees, casting shadow on the ground. The sun's feet is a metaphor for the rays of sunlight touching the earth. Without trees, no shadow are formed, so the sunlight seems bare and direct. The next question, where are the trees in the poem? What do their roots, their leaves and their twigs do? तो यहाँ पे जो पोएम में ट्रीज कहाँ पे हैं, घर के अंदर हैं, इंडोर हैं, confined in the houses, in pots or a decorative place, right? Their roots work hard to break the floor, the leaves strengthen out as if longing for air and sunlight, and the twigs become stiff with extension or exertion trying to push out towards the glass, right? This shows the trees struggle for the freedom. Then the second question here is, what does the poet compare their branches to? तो branches को किससे compare किया गया है, टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स के साथ कंपेयर किया गया है, विच सजेस्ट दे आर फ्रेजाइल, टायर्ड एंड इन रिकवरी, येट फाइनली फ्री टू मूव टूवर्ड्स द फॉरेस्ट। जैसे एक पेशेंट फ्री होता है टू मूव टूवर्ड्स इट्स हाउस, राइट? Then the third question, how does the poet describes the moon at the beginning of the third stanza and at its end? What caused this change? So at the beginning, the moon is described as a full moon shining peacefully in the sky, whereas in the end, the moon appears as broken like a mirror, scattered into the pieces. This change is caused by the movement of the trees, their branches pushing against the glass, reflecting and distorting the moonlight. It symbolizes disruption of artificial calm by the nature's force. And what happened to the house when the trees move out of it? The house becomes quiet and empty. The silent departure of the trees signifies a loss of livingness and द लॉस ऑफ लाइवलीनेस एंड नेचुरल प्रेजेंस, कि जब ट्रीज घर से बाहर चले जाते हैं तो घर जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है. इट मे ऑल्सो रिफ्लेक्ट द emptiness left behind when freedom seeker break away
फ्रॉम कंट्रोल। तो जिसको फ्रीडम चाहिए वो वहां से निकल जाता है, तो वहां पीछे क्या रह जाती है, बहुत ज्यादा शांति रह जाती है। Third part of this question, why do you think the poet does not mention the departure of the forest from the house in her letter? तो लेटर, जब वो बहुत लॉन्ग लेटर लिख रही थी पोएट अपने वरांडा में बैठ के, तो उन्होंने डिपार्चर के बारे में क्यों नहीं लिखा उसमें? द पोएट मे बी अवॉइडिंग द सब्जेक्ट बिकॉज द डिपार्चर इज टू सिग्निफिकेंट और painful to express openly. It may suggest we often ignore or suppress discussion about the powerful changes. It reflects the silence or unnoticed rebellion of both trees and people. The poet might be embarrassed or overwhelmed by the realization that nature और द फ्रीडम कैन नॉट बी कंटेन। तो आप फ्रीडम किसी की कंट्रोल करके नहीं रख सकते हो, तो पोएट यही चीज समझा रही है यहाँ पे, राइट? डज द पोएम प्रेजेंट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैन एंड द नेचर कंपेयर्ड विद अ टाइगर इन द जू? हमने टाइगर इन अ जू जो पोएम है पढ़ी है, इफ यू रिमेम्बर, अदरवाइज यू कैन गो थ्रू द पोएम, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ वीडियो ऑन दैट, राइट? तो yes, the poem clearly reflect the conflict between man and the nature. तो man and the nature का conflict क्या है? That we are creating a conflict, मतलब हम ऐसी चीज क्रिएट कर रहे हैं कि हम नेचर को अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो आप नेचर को, फॉरेस्ट को अगर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। तो नेचर हियर इज अ ट्रीज इज शोन to be confined indoor, used merely for aesthetic purpose in urban homes, right? तो जहाँ पे हम पेड़ों को घर के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, द पोएट शोज हाउ ट्री आर नॉट मेंट टू बी caged or controlled. They silently rebel and begin to break free to return to their natural habitat, which is forest. तो here in the comparison, वहाँ पे जो क्या कहते हैं, टाइगर था, हमने उसको क्या करके रखा हुआ था, केज्ड करके रखा हुआ था। जस्ट लाइक इन tiger in a zoo, tiger is imprisoned behind the bars and unable to express its natural instinct. The trees are also here trapped indoor and deprived of sunlight, fresh air and freedom. But poem suggests that nature should not be tamed or confined for the human convenience. तो human के लिए आपको nature को control नहीं करना चाहिए, right? So the poem here criticize the urbanization and the destruction of the forest and shows nature's silent but strong resilience, कि nature भी सामने से क्या करेगी, वो रिबेल करेगी अगर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो। Now here is the next part. On the other hand, Edrin Rich has been known to use trees as a metaphor for human beings. This is a recurrent image in her poetry. What a new meaning emerges from the poem if you take its trees to be symbolic of this particular meaning. तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, एड्रिन जो रिच हैं हमारी पोएट, उन्होंने किसके साथ ट्री को कंपेयर किया है, सिंबल्स फॉर पीपल स्पेशली वुमेन। इफ वी रीड द पोएम then it shows that the tree represents people who are suppressed, controlled or forced to live in a unnatural life or a particular situation where they cannot survive, right? And their movement out of the house symbolizes a struggle for freedom, identity, and self expression. Similarly, like the trees, people often resist silently before finally breaking free. तो आप लोगों को भी अगर बांध के रखोगे तो वो भी बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ ट्राई जरूर करेंगे, राइट? So new meaning here emerges that the poem become a feminist metaphor for liberation from social norms and expectations. It encourages readers to notice quite revolution happening around them
and it speaks about reclaiming one's true space, whether physical or emotion. So here we have completed the entire poem, the summary plus our question answers, right? I hope आपको अच्छे से समझ में आई होगी. If you like this explanation, so do like, subscribe and follow our channel Binary Trees. Thank you so much.